पवार इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने कहा मेरा दमदार और दिलदार मित्र चला गया और बहुत लंबी पारी अभी उन्हें खेलनी थी लेकिन वो इस तरीके से चले गए। अपूरणीय क्षति उन्होंने बताया। महाराष्ट्र के लिए एक बहुत मुश्किल का दिन है ये उन्होंने बताया। संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे अजीत पवार, ये कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। और पवार परिवार पर एक बहुत बड़ा आघात है ये भी उन्होंने बात कही। और बारामती में विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु हो गई आज सुबह। इस हादसे में अजीत पवार के साथ जो 4 और लोग इस प्लेन में सवार थे उनको भी नहीं बचाया जा सका। अजीत पवार दरअसल आज जिला परिषद चुनाव में प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे जहां उन्हें आज 4 रैलियां करनी थी लेकिन उनका प्लेन लैंड नहीं कर पाया। लैंड होते होते वो हादसे का शिकार हो गया और इस क्रैश में किसी को बचाया नहीं जा सका। विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। विमान ये हादसा हुआ कैसे, इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि पायलट ने रनवे पर दोबारा उतरने की कोशिश की थी, मतलब 2 बार उसने लैंड करने का प्रयास किया। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक हरे रंग की बत्ती बताती है कि विमान सीधे रनवे पर उतरने के बजाय एक बड़ा घुमाव या लूप लेकर दोबारा अलाइन करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यह है कि पायलट पहली बार लैंड करने का एक असफल प्रयास कर चुका था या उसने कैंसिल कर दिया और इसके बाद विमान को वो दोबारा रनवे की दिशा में लाने की कोशिश कर रहा था। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बारामती जैसे एक छोटे एयरपोर्ट पर ILS नहीं होता, मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होते हैं, मतलब तकनीकी मदद आपको नहीं मिलती लैंडिंग के लिए। इसकी वजह से पायलट को ये खुद ही नेगोशिएट करना होता है और कोहरे की वजह से पायलट को कई बार रनवे दिखाई भी नहीं देता है। ऐसे में पायलट दोबारा
मैनुअली एक रनवे को देखने की कोशिश कर रहे थे। और एक तस्वीर प्राची ये भी दिख रही है, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पर सारी बॉडीज ले जाई गई हैं। बिल्कुल, ये अस्पताल की तस्वीर है। और अब अजीत पवार के जो समर्थक हैं, उनको जो चाहने वाले लोग हैं, जिनके लिए वो राजनीति किया करते थे, सियासत किया करते थे, जनता का काम किया करते थे, अब उनका भारी हुजूम इस वक्त अस्पताल में उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। अपने गृह क्षेत्र जा रहे थे अजीत पवार, आज 4 सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और उसके बाद उनके निधन की जानकारी सामने आती है, जिसके बाद पूरा का पूरा महाराष्ट्र शॉक्ड हो जाता है। शोक की लहर ना सिर्फ सियासतदानों में बल्कि उस जनता के बीच में भी है, जो जनता अजीत पवार को जानती थी, जो अजीत पवार के जरिए अपने काम करवाती थी, जो अजीत पवार की राजनीति को समझती थी, जो अजीत पवार से बेहद प्यार करती थी। आज वो जनता अस्पताल में उनके आखिरी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी है। आप देखिए, खचाखच ये जो अस्पताल है आपको भरा हुआ नजर आ रहा होगा। तिल रखने की जगह अस्पताल में नहीं है। और ऐसी ही तस्वीरें हमने क्रैश साइट की भी देखी थी। जैसे ही प्लेन के गिरने की जानकारी मिलती है और ये खबर आती है कि अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे, उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, वैसे ही बारामती के लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया था। उस इलाके में भी चारों तरफ बारामती के लोग इकट्ठा हो गए थे। और अब अजीत पवार को देखने के लिए जब उनके निधन की खबर सामने आ चुकी है, तो अस्पताल में भी समर्थकों का भारी हुजूम इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसा अभी तक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सामने आया है, कि एक बार लैंडिंग को कैंसिल किया गया था। पायलट ने एक बार लैंडिंग को कैंसिल किया था और दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की थी। यह उस सूरत हाल में होता है जब ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, यानी कोहरा हो, लो विजिबिलिटी हो, या उस वक्त ऐसा हो सकता है जब तेज हवाएं चल रही हो या कोई तकनीकी खामी आ गई हो। अब इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है, ये जो क्रैश लैंडिंग है ये कैसे हो गई है। अजीत पवार के विमान हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु हो गई। यह विमान हादसा बारामती में हुआ है और लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे के पास ही क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान 3 टुकड़ों में बंट गया और उसमें आग लग गई और जबरदस्त आग लग गई। कुल 5 लोग थे इस प्लेन में। अजीत पवार थे, उनका एक सिक्योरिटी अफसर था, उनका पर्सनल असिस्टेंट जो थे वो इसमें थे, और 2 क्रू मेंबर थे पायलट समेत। 5 लोगों में से किसी को नहीं बचाया जा सका है। अब यह विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ, ये कुछ तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी दिख रहा है इन तस्वीरों में कि एक टीला सा है, एक छोटी सी पहाड़ी नहीं भी कहेंगे तो एक टीला है, और बताया जा रहा है कि शायद उससे हो सकता है, मुमकिन है कि ये जहाज का कुछ हिस्सा जो है वो टकरा गया हो और उसके बाद ये फिर पूरी तरीके से क्रैश हो गया। और जब क्रैश हुआ उसके बाद की आप तस्वीरें देखिए, कितनी देर तक मलबे में आग की लपटें उठती रहीं, और फिर जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो पहले आग बुझाई गई, लेकिन तब तक किसी को बचाया नहीं जा सका था। आखिर अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ, कैसे बारामती एयरपोर्ट के पास आग के गोले में तब्दील हो गया, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। इसके ठीक 35 मिनट बाद 8:45 पर इसका रडार से संपर्क टूट गया। अगले कुछ मिनट के अंदर विमान बारामती में रनवे के पास आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान में धुएं का गुब्बार उठने लगा और क्रैश लैंडिंग की खबरें सामने आने लगी। यहां आपको ये बता दें कि मुंबई और बारामती की अगर हवाई दूरी को आप देखेंगे तो 207 से 208 किलोमीटर के लगभग ये दूरी है, और ये सफर 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर तय कर लिया जाता है। 8:10 पर मुंबई से इस प्लेन ने उड़ान भरी, जिसमें अजीत पवार बैठे हुए थे। बारामती में 4 सभाओं में उनको शिरकत करनी थी, लेकिन 45 मिनट बाद इस विमान से संपर्क टूट जाता है और फिर क्रैश लैंडिंग की खबर सामने आती है। विमान में आग लग जाती है और विमान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अब खबर आ रही है कि डीजीसीए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, और जांच के बाद ही यह साफ होगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है, क्या विमान के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ या फिर हादसे की कोई और वजह है। अभी तक लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक खराब मौसम ये इस हादसे की एक बड़ी प्रमुख वजह निकल करके दिख रही है। आज सुबह बारामती के आसपास दरअसल बहुत घना कोहरा था और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत लो थी। माना जा रहा है कि पायलट ने जब विमान को लैंड करने की कोशिश की तो उन्हें रनवे नहीं दिखाई दे रहा होगा, और इसलिए शायद दोबारा उन्होंने एक लूप लेकर दोबारा लैंड करने का प्रयास किया। अब उसके बाद उनको रनवे साफ शायद नजर नहीं आया, और चूंकि पास में एक टीला भी है तो क्या उससे विमान टकरा गया, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर है कि कोहरा, मौसम ये एक बड़ी वजह हो सकती है।
अब देखिए क्या विजिबिलिटी के कारण विमान एक चट्टान से टकरा गया। टकराने के बाद विमान वहीं पर गिर गया। हादसे की जगह के आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि टकराने से पहले विमान ने बारामती एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाया था। इस दौरान ये लड़खड़ाता नजर आ रहा था। इसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये चट्टान से टकरा गया और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर गिरते ही इस विमान में आग लग गई। इसका बस जो टेल वाला हिस्सा है वो आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आगे वाला हिस्सा जहां कॉकपिट होता है, यात्रियों के बैठने की जगह होती है, वो पूरा का पूरा मलबे में कन्वर्ट हो चुका है। चट्टान से टकराते ही विमान 3 टुकड़ों में तब्दील हो गया और इसके बाद आग के गोले में बदल गया। मलबा चारों तरफ बिखर गया। विमान की हालत देखकर ये साफ लग रहा है कि इसमें किसी के बचने की गुंजाइश न के बराबर थी। थोड़ी देर में डीजीसीए ने पुष्टि भी कर दी कि अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस हादसे में, एयर क्रैश में मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया है कि विमान को जब उन्होंने देखा तो विमान एक बड़ा घुमाव लेकर के दोबारा लैंड करने का प्रयास कर रहा था, बहुत नीचे उड़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी कहा कि विमान लड़खड़ा रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि विमान कहीं खेतों में जाकर के ना गिर जाए, और तभी अचानक विमान एक किस्म से नोज डाइव किया और सीधे जाकर नीचे टकरा गया और क्रैश हो गया। और आप देखिए एक्सीडेंट साइट की, क्रैश साइट की जो तस्वीरें हैं, उससे ये पता चलता है कि कैसे कितना ये जो क्रैश था कितना ज़बरदस्त था। विमान 3 टुकड़ों में बट गया और उसके बाद उसमें ज़बरदस्त आग लग गई। लियरजेट 45 में अजीत पवार सवार थे। ये प्रीमियम बिजनेस जेट इसको कहा जाता है और उसकी खासियत ये है कि शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। छोटे शहरों में सफर के लिए काफी बेहतर इसको माना जाता है। यही प्लेन लड़खड़ाता हुआ देखा गया। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि बारामती एयरपोर्ट के पास एक चक्कर इसने लगाया और उस वक्त ये लड़खड़ाता हुआ दिख रहा था। ये उस वक्त का समय हो सकता है जब पायलट ने एक बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन इस लैंडिंग को पायलट ने कैंसिल किया और दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश में ये जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी क्रैश लैंडिंग हुई, ये खेतों में जाकर गिर गया और उसके पास एक चट्टान भी नजर आ रही है। अब ये आशंकाएं और भी ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं कि क्या ये जो विमान है ये चट्टान से टकरा गया था, क्योंकि काफी नीचे उड़ रहा था, लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या इस विमान की टक्कर इस चट्टान से हुई जिसकी वजह से विमान जमीन पर आकर गिर गया और आग के गोले में तब्दील हो गया, 3 टुकड़ों में बट गया। और अब ये देखिए परिवार वाले रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आपला नेता गेला पाटील पोरगा गेला अजीत पवार से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी निजी क्षति है, बहुत बड़ा आघात है। हम बहुत तस्वीरें देख चुके हैं उनके परिवार, उनके पार्टी से जुड़े लोग, उनके नेता, करीबी लोग उनके कैसे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इतनी क्योंकि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अजीत पवार आज जब बारामती आने वाले हैं, प्रचार के लिए वो आने वाले थे, सभाएं उनकी लगी हुई थी, उससे पहले ये बुरी खबर उनको मिलेगी। अस्पताल में आप उनके समर्थकों का हुजूम देख रहे हैं, सामने हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। झलक उनको किसी तरह मिल जाए या कोई खबर मिल जाए, वहाँ पर इस इंतज़ार में वो लोग हैं। और परिवार की तो अब हालत आप अंदाज़ा ही खैर लगा सकते हैं। अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, चाचा शरद पवार हैं। बड़ा लंबा कुनबा, बड़ा कुनबा है पवार परिवार जो है, और उन सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। और हमारे सहयोगी समीर बिसे और दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आप बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है? महाराष्ट्र सरकार का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। अब तमाम राजनेताओं के जाने का सिलसिला क्या शुरू हो गया है बारामती के लिए? बारामती में पहुंचेंगे क्योंकि इस वक्त अजीत पवार उनका पार्थिव शरीर जो है वो अहिल्या देवी होलकर जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ले जाया गया है। वहाँ लोगों का हुजूम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके जन समर्थक है, वो वहाँ पे जुटा हुआ है। शोकाकुल और शौक वातावरण वहाँ का है। तो जिस तरीके से अजीत पवार। समीर, आपके पास हम आते हैं, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही। दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। दिनेश, क्या कोई और अपडेट आपके पास है? दिनेश, दरअसल हमारे दोनों सहयोगी जो हैं वो स्वयं भी जो हैं बारामती पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, उनसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं।
लेकिन आपने देखा प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का संदेश आया। राहुल गांधी ने अभी पोस्ट करके दुख जताया है, बताया है कि बहुत बड़ी क्षति है ये भारत की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को। और महाराष्ट्र सरकार में देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबों में से और बड़े सूबों में से एक, उस सरकार का एक स्तंभ थे, एक पिलर थे अजीत पवार। 2022 से लगातार इस सरकार का हिस्सा भी थे, 6 बार के उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उनको हमेशा याद किया गया कि जिनके बिना आप वहां की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन थे और उनके व्यवहार के बारे में सब लोग बताते हैं कि जैसा एक नेता के बारे में आप सोच सकते हैं, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे तक तो लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देना। बहुत एक्टिव किस्म के नेता थे, कार्यकर्ताओं से मिलना, आम लोगों की शिकायतें सुनना, ये उनका दिनचर्या का हिस्सा था, स्वभाव था। तो ऐसा व्यक्ति जो है जब जाता है तो उसको याद करने वाले बहुत लोग होते हैं। वही आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी, जो उनसे जुड़े रहे पार्टी में हो या परिवार में, उनके लिए तो एक पर्सनल ये आघात है ही, लेकिन आम जन के लिए भी, जिनसे भी कभी कोई वास्ता पड़ा अजीत पवार का, वो व्यक्ति भी आज बहुत शोकाकुल है। अजीत पवार के बारे में यही बात कही जाती है कि अजीत पवार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं से बड़े अच्छे संबंध रहे। बेशक सियासी दूरी आई, परिवार की भी बात करेंगे तो शरद पवार से सियासी दूरी आई, लेकिन कभी जो तलखी है रिश्तों में वो कभी महसूस नहीं की गई। शरद पवार के लिए हमेशा अजीत पवार की आंखों में इज्जत देखती रही। और अभी जब नगर पालिका के चुनाव हुए तो ऐसा लगा कि दोनों जो चाचा भतीजे हैं वो फिर से करीब आ रहे हैं। दोनों ने पिंपरी चिंचवाड़ में हाथ भी मिलाया और ऐसा लगा परिवार फिर से एक होने जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ होता उससे पहले ही अजीत पवार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वो अजीत पवार जो दशकों से राजनीति में हैं, 1982 में पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा, 1991 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि सीट उन्होंने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी थी। 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। फिर 2019 में एनसीपी में फूट पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर वापसी हो गई उनकी अपनी ही पार्टी में, फिर से चाचा के साथ चले गए। लेकिन फाइनली 2023-24 की वो हलचल आपको याद होगी जब अजीत पवार ने पार्टी से अलग वो हो गए, अपने विधायकों के साथ वो अलग हो गए। एनसीपी पर उन्होंने दावा ठोका और उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि अजीत पवार चाचा की छाया से निकलने के बाद भी एक बड़े नेता के तौर पर महाराष्ट्र में जाने जाते रहे, अपनी मेहनत के लिए जाने जाते रहे। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हर एक नेता आज जब उन्हें याद कर रहा है तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। उनके आंसू ये बता रहे हैं कि अजीत पवार का जनता के साथ साथ तमाम सियासतदानों से कैसा कनेक्ट था। दिनेश मौर्य के पास हम चलते हैं एक बार फिर, हमारे सहयोगी दिनेश। अस्पताल के बाहर हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, हम देख रहे हैं पार्टी के नेताओं को रोते बिलखते हुए, और परिवार की स्थिति का तो बस अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं। क्या आपके पास और अपडेट है? देखिए, सबसे ज़्यादा भीड़ जो है कार्यकर्ताओं के अस्पताल के बाहर जुट रही है। जैसे जैसे जानकारी मिली, न सिर्फ बारामती बल्कि पुणे, सातारा, कोल्हापुर, उसके अगल बगल के जो इलाके हैं, मुंबई से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है, जिनके लिए अपना लगभग 40 साल के अपने सियासी करियर के दौरान जिन जिन लोगों को अपने कार्य के जरिए, अपने काम के जरिए अजीत पवार ने छुआ था, वो तमाम नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बारामती, ताकि वो अपनी अंतिम विदाई अजीत पवार को दे सके। एक और बड़ी चीज़ बता दूं आपको, अजीत पवार महाराष्ट्र के इकलौते ऐसे नेता थे शरद पवार के बाद जो सुबह 6 बजे से फील्ड पर उतर जाते थे, सुबह 7 बजे मंत्रालय पहुंच जाते थे, काम करते थे। जनता दरबार उनका 7 बजे से सुबह शुरू होता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जनता के साथ उनका टच था। और यही वजह कि आज जब वो बीच में हमारे बीच नहीं रहे, तब देवेंद्र फडणवीस कहते कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा जननेता जो उनका खास करीबी दोस्त था, उसे आज उन्होंने खो दिया। तो अब परिवार के सदस्य जो हैं वो अब से कुछ देर बाद बारामती पहुंच जाएंगे। कुछ सदस्य दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ सदस्य मुंबई से आ रहे हैं। इसके अलावा जो उनके अन्य रिलेटिव्स हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वो भी अब बारामती के लिए निकल गए हैं। साथ ही में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अब भी घटनास्थल पर मौजूद है। इस हादसे की एग्जैक्ट वजह क्या रही है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्राइमरी वजह जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार लैंडिंग के दौरान पायलट को काफ़ी परेशानी आई, जिसके बाद दोबारा प्रयास किया गया LJ-45 को लैंड कराने का, लेकिन उसी दौरान ही ये हादसा हुआ। हादसे के दौरान जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ है, वहां पर एक ढलान, चट्टान जैसी चीजें दिखाई दे रही, जो पहाड़ी इलाका है, उसके ठीक सेंटर में ये बारामती का एयर स्ट्रिप है। इसकी ज्यादा लंबाई नहीं है, इसीलिए LJ-45 जैसे विमान का इस्तेमाल अक्सर
जो है अजीत पवार जब भी वो दौरे पे जाते थे, खासतौर पे ग्रामीण इलाके में और बारामती में जब भी जाते थे तब वो इसका इस्तेमाल करते थे। आज सुबह करीब 8:10 पर ये जो विमान है ये टेक ऑफ हुआ था मुंबई से और इसकी लैंडिंग टाइम जो है वो करीब 8:50 पर बारामती में थी। इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन तय लैंडिंग के समय ये पहले अटेम्प्ट में विमान लैंड नहीं कर पाए, जिसके बाद दोबारा लैंड करने का प्रयास जो है वो पायलट द्वारा किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। एक और चीज जिस तरह से दिखाई दे, जितने क्रैश होने के बाद, जब नोज डाइव हुआ उसके बाद क्रैश होने के बाद जितने बड़े पैमाने पर आग निकली, आग की लपटें है, तो ऐसे में क्या आमतौर पर जब भी इस तरह की तकनीकी खामियां आती है, दिक्कतें आती है, तो मेडे कॉल के दौरान एक तकनीकी तौर पे किया जाता है कि अगर फ्यूल ज्यादा हो तो उस फ्यूल को कम करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अगर क्रैश की स्थिति उत्पन्न होती है तो कम से कम डैमेज जो है वो उस विमान को, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर क्रैश होने के तत्काल बाद आग की लपटें उठी, जिस तरह से पूरा विमान जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब सिर्फ टेल पोजीशन जो है वो नजर आ रहा है, बचा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या पायलट ने यह भी प्रयास किया था कि फ्यूल जो है ज्यादा पैमाने में संभवतः उसमें होगा, यही वजह कि इतने बड़े पैमाने पर आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही, तो क्या उसे कम करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स जो है वो एक बड़ी उससे बड़ी जानकारी मिल सकती कि एग्जैक्ट हादसे के पहले क्या एटीसी संपर्क किया करने का प्रयास किया गया था, तब क्या जानकारी पायलट द्वारा एटीसी को दी गई थी। तो ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब जानने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बारामती में बंद का ऐलान कर दिया गया। तमाम बारामती सभी दुकानें हो, घर हो, अन्य संस्थान हो, सभी बंद है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों से, जैसे कि हम बता रहे कि उनके चाहने वाले जो है करीबी वो वहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ा दिनेश, अजीत पवार के परिवार के बारे में बताइएगा, उनकी फैमिली में कौन कौन है। और हम जानते हैं उनके बेटे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनकी पत्नी जो है वो सांसद भी हैं, और कौन है परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में और कौन कौन है? अजीत परिवार के 2 बेटे हैं, एक पार्थ पवार जिनको हम जानते हैं, उसके अलावा उनके और एक बेटे हैं जो सियासत से दूर रहते हैं। दोनों ही बेटे आमतौर पर बिजनेस देखते हैं। पार्थ पवार जो है उनका पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को चलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा शरद पवार उनके चाचा है, उनका परिवार है। इसके अलावा और एक भाई हैं शरद पवार के, वो तो 3 कुल मिला के शरद पवार, अजीत पवार के पिताजी और एक और भाई, तो ऐसे कुल 3 भाई थे, जिनमें से जो मझले भाई अजीत पवार के जो पिताजी थे, तो ऐसे कुल 3 पिलर्स हैं पवार परिवार के। उनमें से अब एक एक कर जो है रोहित पवार जो है, जो तीसरे भाई हैं शरद पवार के, उनके पोते हैं। तो इस तरह से 3 भाई हैं, जिनमें से अजीत पवार के भाई पिताजी जो थे वो मझले भाई थे, शरद पवार, उनके अलावा और एक भाई। तो अजीत पवार के पिताजी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बाकी जो कुनबा है, तो करीब 10 से ज्यादा सदस्य इस समय एक्सटेंडेड परिवार को अगर मिलाकर देखें तो होते हैं। हाल ही में युगेंद्र पवार जो है उनकी शादी हुई थी, तो उनका वो भी परिवार के सदस्य है। तो ऐसे करीब 10 सदस्य हैं तीनों परिवार को मिलाकर, अब सभी परिवार के सदस्य। इसके अलावा सुप्रिया सुले जो है, तो उनके जो पति है सदानंद सुले, तो उनके परिवार के भी लोग भी अब यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे काफी बड़ा कुनबा रहा है। हमेशा से पार्टी टूटने के पहले तक सभी संयुक्त रूप से रहते थे। सभी परिवार के सभी सदस्यों को शरद पवार ने जो है बारामती की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की एक और अहम चीज बता दो आपको, अब चूंकि काफी बड़ा कुनबा था इनका, सभी शरद पवार और अजीत पवार, इनका परिवार सियासत में था, लेकिन जो उनके तीसरे भाई है शरद पवार के, वो कभी भी सियासत में नहीं रहे। वो अपना बिजनेस चलाते थे, उनकी शुगर फैक्ट्रीज थे, उसे रन करते थे। तो ऐसे में अब जब यह हादसा हुआ है तो तमाम परिवार के सदस्य साथ में आ रहे हैं। यहां पर शरद पवार ने क्लैरिटी हमेशा से अपने परिवार में रखी थी कि महाराष्ट्र संभालने की जिम्मेदारी, ये पार्टी टूटने पहले तक की स्थिति में आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी पार्टी की दी गई थी अजीत पवार। सियासत के जो रास्ते हैं वो बेशक अलग हो जाएं, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते थे वो हमेशा बरकरार रहे अजीत पवार और शरद पवार के बीच में। अब पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है, पूरा परिवार इस वक्त इकट्ठा है और धीरे धीरे करके सबका बारामती पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समीर भिसे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आप बताइए, आपको क्या और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, इस वक्त बारामती में परिवार के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, क्योंकि अहिल्या देवी होलकर जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे अजीत दादा पवार का पार्थिव रखा गया हुआ है। सभी परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, खासकर शरद पवार, उनकी पत्नी वहाँ पे पहुँची हुई हैं। बाकी के लोग जो हैं, राजेंद्र पवार हो, उनका परिवार पहुँचा हुआ है।
योगेंद्र पवार जो है उनके भतीजे हैं, सगे भतीजे, जिन्होंने बारामती से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था उस वक्त में, वो सारा परिवार इस वक्त इकट्ठा है प्राची। और पूरा बारामती का जो माहौल है वो बिल्कुल गमगीन माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत दादा पवार की एग्जिट हुई है, अजीत दादा पवार की मृत्यु हुई, उसको लेकर सभी में एक शोकाकुल वातावरण है। खासकर अगर अजीत दादा पवार के अगर पॉलिटिक्स की, सामाजिक जीवन की बात करें प्राची, तो हर किसी से कनेक्ट करने वाले एक नेता के तौर पे वो जाने जाते रहे हैं। हर किसी से बात करना, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वक्त देना, और खासकर उनकी जो खासियत रही है कि उनका दिन जो है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता था। अपने कार्यकर्ता हो, कोई बड़ा नेता हो, अगर उनको मिलना है तो सुबह का वक्त उनके लिए वो मुनासिब समझते थे। खासकर बात करें हिंजौड़ी जैसे इलाके में, अगर पिछले बात करें तो वहाँ पे आईटी का एरिया रहा है। अगर पिछले जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस वक्त वो जाकर लोगों से मिल रहे थे, सुबह में जाकर वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। उसमें बाद में जो बातें लोगों ने कही हैं, जिस तरीके से उसके डेवलपमेंट में उनका हिस्सा रहा है, कि ऐसे शहरों को बसाने के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए अजीत दादा सुबह से ही लोगों के साथ जुड़ जाते थे। सभी वहाँ के स्थानीय नेता हो या फिर साथी। जी, समीर थे हमारे साथ और दिनेश भी हैं। दिनेश, मैं आपसे थोड़ा सा अब इस दुर्घटना के बाद, अजीत पवार के जाने के बाद, जाहिर है कि एक वैक्यूम क्रिएट होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। उस स्पेस को कैसे फिल किया जाएगा? इस सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे वो, अपनी पार्टी के सब कुछ थे वो, परिवार के यूनिफिकेशन की, और दोनों पार्टी के धड़े जो 2022 में हुए उनके एक होने की खबरें भी चल रही थी। आगे आप इसका जो पॉलिटिकल फॉलआउट है वो क्या देखते हैं? देखिए, इस घटना के पहले तक, अभी हाल ही में जो महानगर पालिका के चुनाव हुए तो उस दौरान पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में दोनों दल, शरद पवार और अजीत पवार, दोनों का दल साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस दौरान एक बातें कही जा रही थी, खुद अजीत पवार भी कह चुके थे कि अगर वो साथ में आते हैं तो, संभावनाएं तो नहीं बनती, लेकिन अगर साथ में आते हैं तो उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ऐसे में अब अजीत पवार जब नहीं रहे, तो ऐसे में अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है सुनील तटकरे, वो फिलहाल कुछ समय तक उनके हाथ में कमान रह सकती है। प्रफुल्ल पटेल उनके दूसरे सर्वोच्च नेता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को सारा जो कामकाज था वो देखते थे। लेकिन अब जितने भी तमाम नेता है, चाहे शरद पवार की पार्टी के नेता हो या फिर अजीत पवार की पार्टी के नेता हो, सभी चाह रहे थे कि दोनों परिवार एकजुट हो जाए। और अब जब एकमात्र सर्वोच्च नेता थे जिनके नाम पर पूरी पार्टी जो है, तमाम 40 विधायक सिर्फ अजीत पवार के नाम पर शरद पवार का साथ छोड़कर आए थे, अब ऐसे में वो छत्र छाया, जो बरगद का पेड़ था एनसीपी अजीत पवार पार्टी का, अब वो नहीं रहा। तो ऐसे में तमाम नेताओं के मन में भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या होगा, किस तरह से पार्टी आगे जाएगी। लेकिन चूंकि भावनात्मक तौर पर हमने देखा था कि दोनों दल चाह रहे थे कि करीब आ जाए, और ऐसे में अब जब परिवार का इतना बड़ा सदस्य अब बीच नहीं रहा, तो ऐसे में जो अजीत पवार की पार्टी के तमाम नेता है, विधायक है और एक सांसद, वो सभी चाहेंगे कि फिर एक बार पार्टी जो है वो साथ में आ जाए। चूंकि शरद पवार है, उनका नेतृत्व में एनसीपी बनी थी, उनके नेतृत्व में पिछले 1999 से लेकर अब तक पार्टी आगे चलती रही थी, 2023 तक के पहले तक। तो ऐसे में फिर एक बार प्रयास जरूर हो सकता है। सबसे पहले कोशिश यही होगी कि परिवार, अजीत पवार का जो परिवार है, उन्हें सहारा देने की, क्योंकि सियासी जो दूरियां हुई थी वो रही, लेकिन परिवार के तौर पर हमेशा साथ में रहते, हमेशा पारिवारिक कार्यक्रमों में एकजुट साथ आते रहते। तो जो परिवार के करीबी हैं, फिर एक बार वो नए सिरे से प्रयास करेंगे कि इतने मेहनत से जिस पार्टी को खड़ा किया है शरद पवार ने, और उनके बाद अजीत पवार जिस तरह से अपने दम पर इस पार्टी को आगे लेकर चलते रहे, और अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में वो हिस्सा है, तो ऐसे में पार्टी बनी रहे और इसके लिए जो जरूरी करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो उठाने होंगे। शरद पवार के दर हमेशा से ही खुले रहे थे अपने भतीजे के लिए, लेकिन उनके साथ में जो अन्य नेता थे अजीत पवार के अलावा, फिर चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकर हो, या फिर अन्य नेता हो जो जिनकी डे वन से इच्छा थी कि वो बीजेपी के साथ चले जाए, तो अब ऐसे में खुद अजीत पवार नहीं रहे, तो क्या फिर एक बार दोनों का विलय किया जाए? विलय करने के लिए जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनका मन पहले से तैयार है। ये हमने हाल ही में महानगर पालिका चुनाव के दौरान देखा था। कई नेता है जो चाहते हैं कि दोनों परिवार, आने वाला वक्त बताएगा कि अब सियासी करवट क्या लेती है उनकी पार्टी, वो पार्टी जो अपने चाचा से अलग करके उन्होंने खड़ी की और एनसीपी पर उन्होंने अपना दावा ठोका, एनसीपी उन्होंने अपने पास रखी। अब देखना है उस पार्टी का क्या होगा। लेकिन उनके जाने के बाद अब कैसा एक खालीपन सा सियासत में पैदा हुआ है, वो इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं। और जो बयान आज सुबह से सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बेहद दुखद घटना है, मैं उनकी पत्नी और सुप्रीम
सुप्रिया जी से बात कर संवेदना व्यक्त कर चुकी हूं। पवार जी के जी बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। और अजीत पवार के निधन पर अखिलेश यादव ने भी शोक व्यक्त किया है और कहा है कि ये परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है। भगवान परिवार को शक्ति दे। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि अजीत पवार यंग जनरेशन के बड़े लीडर थे। ये खबर दिल दहला देने वाली है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। तो सब लोगों की रिएक्शंस आप देख रहे हैं और ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अजीत पवार को नज़दीक से देखा है। उनको जानने वाले ये बताते हैं कि एक बड़े ब्लंट किस्म के इंसान थे, जो मन में है वो सीधे कह देना, ये उनकी आदत थी। इसके आप याद कीजिए जब 2022 में ये कन्फ्यूजन चल रहा था 2024 का चुनाव जीतने के बाद कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। मुझे याद है तीनों लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ ये सवाल पूछ लिया गया एकनाथ शिंदे से और देवेंद्र फडणवीस से, उससे पहले कि वो कुछ बोलते अजीत पवार बोल बैठे कि इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, मेरा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। बहुत जोर का ठहाका उस वक्त वहां पर लगा था। और ये आप तस्वीर क्रैश साइट की अगर आप देखें, बहुत कुछ इसको देख के पता चलता है प्राची। जैसे ये कागज बिखरे हुए हैं, ये मतलब विमान टूट गया तभी ये कागज जो आपको साबुत दिखाई दे रहे हैं वहां पर, वरना सब कुछ जल जाता। जो व्हील बेस है पूरा का पूरा, लैंडिंग गियर है, वो अलग टूटा हुआ पड़ा दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही हार्ड क्रैश इसको मानना पड़ेगा। जैसा आप बता रही थी, ये लियर जेट जो है एक बड़ा सक्षम विमान माना जाता है। ऐसा नहीं कि ट्विन इंजन जेट है तो कोई बहुत बड़ी चीज सामने आई है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई होगी। और ये तेजी के साथ नीचे गिरा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो यही बता रहे हैं कि एक तेज धमाका उन्होंने सुना और तेज धमाके के बाद आग की लपटें देखने को मिली। अब तेज धमाके के साथ ये नीचे गिरा है, फोर्सफुली नीचे गिरा है, इसलिए विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये 3 टुकड़ों में तब्दील हो गया। एक हिस्सा आपको टेल वाला नजर आ रहा होगा, बाकी सारे हिस्से तहस नहस नजर आ रहे हैं, पहिए कहीं और पड़े हुए हैं। और जो कामकाज वाली चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नेता जब अपने प्राइवेट जेट में सफर करते हैं तो डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलते हैं, आगे की रणनीति तैयार करते हैं, वो सब कुछ जमीन पर बिखरा हुआ हमें नजर आ रहा है। अब दिनेश, जब अजीत पवार को याद किया जा रहा है, एक बात है जो तमाम राजनेता भी बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि बड़े ब्लंट किस्म के नेता थे। नाराजगी परिवार से है तो वो भी खुलकर बताते थे, पार्टी से अलग होते थे, अपनी पार्टी बलबूते पर खड़ा करते थे, एनसीपी पर अपना कब्जा करते थे। सरकार से नाराजगी है तो वो भी खुलकर बताया करते थे, उनको मनाने के लिए भी कोशिशें की जाती थी तमाम लोगों की तरफ से।